तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। थर्मोडायनेमिक्स का ये सेकंड क्लास है अपना क्रैश कोर्स का, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रिमेनिंग जो टॉपिक्स है ना इस चैप्टर का, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग होने वाला है थोड़ा, तो ध्यान से समझना। और किसी को कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क, है ना, पूछ सकते हो आप लोग। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो यहीं पे कल छोड़ा था, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है बेटा, हेस लॉ, है ना। दैट इज द हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो थर्मोकेमिकल न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से वैल्यूज इसकी लानी है। ठीक है, चलो। सबसे पहले द टोटल हीट चेंज। ठीक है, मतलब ये कहता था कि टोटल हीट चेंज हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो सेम रहता है अगर आप रिएक्शन एक स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कराओ। ठीक है, यानी एंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसी को हम लोग बोलते हैं हेस लॉ का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हेस लॉ का हमारा एक नॉर्मल सा सिंपल सा डेफिनेशन है। तो चाहे मैं ए से बी जाऊं तो जितना एंथैल्पी निकलेगा डेल्टा एच, वो डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू और डेल्टा एच थ्री के इक्वल होगा। सो हेयर एच वन, एच टू एंड एच थ्री आर एंथैल्पी चेंज व्हेन बी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए थ्रू द इंटरमीडिएट सी एंड डी, है ना। तो दोनों में सेम ही आने वाला है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है थर्मोकेमिकल कैलकुलेशन, या इसमें थर्मोकेमिकल इक्वेशंस भी पढ़ेंगे। द कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, तो सबसे पहले हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज टू बी डिटरमाइंड। अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा, उसके बाद समझना। जैसे मान लो मुझे ना ऐसे कोई दे देगा, वो मीथेन दे देगा, या बोलेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे देगा, या बोल देगा कि कार्बन का कंबस्शन कर रहे हैं, तो हमें एम कैलकुलेट करना है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है, तो राइट डाउन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें ये इक्वेशंस लिखना पड़ेगा कि भाई हमारा एम क्या है। हमारा एम है ये कि हमें क्या निकालना है, C+2H2 इज इक्वल टू CH4। तो ये हम लोगों का एम है कैलकुलेट करना। नाउ अब किस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो पहला तरीका तो ये होगा कि बाई एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग वेरियस थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और सेकंड होगा एंथैल्पी प्रोडक्ट के एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट को आप माइनस कर दो। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और इसी से समझने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बार आप लोगों के पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है बेटा, ध्यान से देखो। तो हमें बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। तो मुझे मिथेनॉल का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो बेटा यहाँ पे मेरा एम क्या होगा, मुझे जल्दी बताओ। हम लोग का यहाँ पे एम क्या होने वाला है, तो हमें बनाना मिथेनॉल है ना। तो मिथेनॉल किस किस से बन सकता है, कार्बन चाहिए। अब देखो, कार्बन के साथ साथ वहां पे 4 H दिख रहा है, तो हमें 2H2 चाहिए। हाँ, तो 2H2 चाहिए, और एक O दिख रहा है, यानी ½ O2 चाहिए, ½ O2 चाहिए। यानी अगर इतनी चीजें मिलती है तो मैं बोल दूंगा कि मैं मिथेनॉल बना लूंगा, CH3OH। तो ये मेरा एम है। ठीक है, दिस इज द एम। तो ये हम लोगों का एम होता है यहाँ प्रिपेयर करने का। दैट इज C+2H2 प्लस ½ O2, दिस विल गिव्स अस CH3OH। ये हमें क्या देता है, CH3OH बना के देता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब हमें ये CH3OH बना के दे रहा है, तो अब हमें यही चीजें देखनी है इन गिवन इक्वेशन में कहाँ कहाँ मिलेगा। तो देखो बेटा, ये मिथेनॉल ये रहा, ये मिल जाएगा। लेकिन हमें किधर चाहिए, हमें चाहिए प्रोडक्ट के साइड। इसमें किधर दे रखा है, रिएक्टेंट के साइड, है ना। तो इस इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, मुझे सी चाहिए, सी यहाँ से मिल रहा है। मुझे ½ O2 चाहिए, ½ O2 यहाँ से मिल रहा है। यानी सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ कि मान लो ये इक्वेशन 2 हो गया मेरा, ये इक्वेशन 1 हो गया, 3 हो गया मेरा, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमें ये वाली चीजें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, कार्बन मिल जाएगा इक्वेशन 1 से। ठीक है, 2H2 चाहिए ना, तो 2H2 यहां से मिल जाएगा। समझ रहे हो, 2H2 हमें यहां से मिल जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करूंगा कि इक्वेशन सेकंड को ऐड करूंगा 2 इंटू इक्वेशन 3, क्योंकि मुझे 2H2 चाहिए। तो 2 इंटू इक्वेशन 3,
और इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट भाई? बिकॉज इक्वेशन वन को मैं सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे CH3OH चाहिए प्रोडक्ट के साइड, इसमें दे रखा है रिएक्टेंट के साइड, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ कहानी बन गई। जैसे आप इसको फॉलो करोगे ना, एग्जैक्टली आपका जो एम है यही मिलेगा। और सबके लिए एंथैल्पीज गिवन ही है, तो आपको तो कुछ करना ही नहीं। इक्वेशन दो की एंथैल्पी लो, -393 प्लस 2 इंटू थर्ड किलो -286, और फिर -726। तो बस यही जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और ये क्यों करेक्ट है? क्योंकि आप करके देख लो, आपका यही एम मिलेगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ। अगर आप उसी तरीके से सबको पुट करते हो, इक्वेशन 2 + 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो आपको देखो यही चीज मिल रही है, दैट इज C+2H2 ½ O2 CH3OH। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप समझ आ गया होगा सबको। चलो, नेक्स्ट आता है हम लोग का हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज दिस हीट कैपेसिटी? यानी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाई 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है ना। यानी द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हीट कैपेसिटी का एक अच्छा सा डेफिनेशन, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखो बेटा, दिस इज डिनोटेड बाई सी। इसको किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो दिस इज डिनोटेड बाई सी, इसको सी से डिनोट करते हैं। नाउ हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन। हीट कैपेसिटी क्या होता है? तो हीट कैपेसिटी होता है बेटा हम लोगों का पाथ फंक्शन। तो हीट कैपेसिटी इज अ पाथ फंक्शन, ये भी याद रख लेना है कि हमारा वर्क डन, हीट, ये सब क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। नाउ हीट कैपेसिटी आप कैसे लिखोगे? तो हीट कैपेसिटी सी विच इज इक्वल टू dQ/dt, यानी हीट कैपेसिटी को कैसे लिख सकते हैं? dQ और dt को डिवाइड करके, यानी हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ dQ/dt। ठीक है, अब देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द साइज, कंपोजिशन एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, है ना। यानी जो मैग्नीट्यूड हीट कैपेसिटी का होता है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, पहला तो साइज पे, कॉम्पोजिशन पे एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, नेचर ऑफ द सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज भी हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द साइज, कॉम्पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम। नाउ अब देखो, हीट कैपेसिटी वैरीज डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी जो हीट कैपेसिटी है वो कैसे वैरी कर रहा है? इट वैरी डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इट ऑल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। नाउ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट कैपेसिटी इज लार्ज, देर इज ओनली अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर बाई द गिवन अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, यानी अगर हीट कैपेसिटी, जैसे मैंने बोला कि भाई इसका हीट कैपेसिटी बहुत लार्ज है इस सब्सटेंस का, तो ये कहने का मतलब क्या है? तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी लार्ज है, इसका मतलब देर इज ओनली अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, देर इज ओनली अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट, बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कोई गिवन अमाउंट ऑफ हीट अगर आप देखो तो वहां पे बहुत ही स्मॉल राइज होगा टेम्परेचर में। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हीट कैपेसिटी ऑफ H2O इज लार्ज, है ना। हीट कैपेसिटी जो H2O का होता है इज लार्ज, दस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर। यानी जो हीट कैपेसिटी होती है H2O की वो बहुत ही लार्ज होती है, इसका मतलब वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है टू रेज इस टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब आता है व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो एक पर्टिकुलर आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, वहां पे क्या था कि भाई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है किसी सब्सटेंस का, उसको हीट कैपेसिटी बोल रहे हो। अब यहाँ पे पूछ लिया इसने स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? मतलब स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। मतलब बोल रहा है कि 1 ग्राम दे दिया, अब आपको किसी ने बोल दिया कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी स्पेसिफिक हीट क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ
1 यूनिट मास बाई 1 डिग्री, ठीक है। इधर सेल्सियस और केल्विन किसी में भी आप ले सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म मोलर हीट कैपेसिटी? ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? सो व्हेन दाम साफ साफ पता लग रहा है, स्पेसिफिक हीट का मतलब हो गया कि 1 ग्राम सब्सटेंस का हीट 1 डिग्री बढ़ाना है, और मोलर का मतलब हो गया 1 मोल सब्सटेंस का। और अगर सिर्फ सब्सटेंस लिखा है तो वो क्या है? हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये तीनों याद रख लेना। अगर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का कितना भी अमाउंट हो, कुछ भी हो, मुझे बस 1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, और मोलर का मतलब हो गया कि 1 मोल है। यानी when the definition is given in the terms of mole, it is considered as molar heat capacity. That is the heat capacity of 1 mole of substance. ठीक है। Now, how will you calculate the specific heat capacity? तो ये एक फॉर्मूला है बेटा हम लोगों के लिए, जिस फॉर्मूले को हमें यूज करना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज Q is equal to C into M into delta T, where Q is the heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius, C is the specific heat capacity, M is the mass, and delta T is the temperature change in degree Celsius. Delta T क्या है? Temperature change in डिग्री सेल्सियस, याद रखना है। तो दिस इज द टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस। चलो भाई, तो ये चीज भी क्लियर हुई। नो, अब आते हैं आगे, क्या कहता है ये? द अमाउंट ऑफ हीट चेंज ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। फिर से हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सीवी की, है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी सीवी में रिलेशन करेंगे। तो भाई जो भी हीट चेंज होता है सिस्टम का कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसी को हम बोलते हैं कि ये हम लोग का हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी कहलाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा सीपी होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब सीवी का फॉर्मूला देखो, तो सीवी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। नाउ from the first law of thermodynamics we all know that कि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन और हीट किस तरीके से रिलेटेड है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डेल्टा, पी इंटू डेल्टा वी। अब हम सबको पता है कि भाई यहाँ पे हम क्या पता है हम लोगों को कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डीवी तो जीरो हो गया। तो भाई जब डीवी जीरो हो गया तो वर्क डन तो खत्म, वर्क डन बिकम जीरो। और अगर वर्क डन बिकम जीरो हो गया तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? डी यू के इक्वल। इसका मतलब सीवी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी, है ना। डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? डी यू ओवर डी टी। दस द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट द रेट इंक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हमने पहली बात करी थी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी हीट सप्लाई होगा उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, जबकि कांस्टेंट प्रेशर पे बोला था उसको एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ change the amount of change in heat of the system with a per unit rise in temperature, per unit rise in temperature at a constant pressure is called heat capacity। क्या बोलते हैं उसको? heat capacity at constant pressure, उसको बोलते हैं heat capacity at constant pressure। तो ये चीज भी क्लियर हो गई भाई हमारी अच्छे से। डन कि डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हम लोग का हीट कैपेसिटी की पूरी कहानी। हम्म। तो देखो फॉर्मूला भी निकाल दिया, Cp इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, एंड दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह डी एच आ गया और पी डी यू प्लस पी डी भी रहा। तो यहाँ से हमने Cp निकाल दिया, Cp इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू की जगह डी एच को पुट कर दिया। तो दिस इज डी एच अपॉन डी टी। तो वी कैन से दैट heat capacity at constant pressure also represents the rate increase of enthalpy of the system with the temperature, ठीक है। चलो, अब आता है कि एक सीपी और सीबी में रिलेशन क्या है। तो बेटा आप लोग ये बस रिलेशन याद रखो, डेरिवेशन पार्ट को भी फोकस मत करो। कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर होता है। और आर की वैल्यू आपको पता है, कैलोरीज में लगभग 2 लेते हो, और जूल में आप 8.314 लेते हो। जूल में क्या लेते हो? 8.314, ठीक है, 8.314। चलिए। सो द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सीवी इज इक्वल टू द वर्क डन। जो डिफरेंस होता है सीपी और सीवी के बीच का, वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है बाय द 1 मोल ऑफ अ गैस इन एक्सपेंशन व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस।
तो ये हम लोग का सीपी माइनस सीवी का रिलेशन आ गया। याद रखना है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ना अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, है ना। जो सीपी होता है अपना वो हमेशा ग्रेटर देन होता है सीवी के। तो ये चीज भी आप लोगों से पूछी जाती है कि हाउ कैन यू से दैट द सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि भाई सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा क्यों होती है, क्या रीजन है इसका जिसके चलते सीपी की वैल्यू जो होती है वो सीवी से ज्यादा देखने को मिलती। डन। देखें, चलिए बेटा फटाफट देखो। हम ये बोल रहे हैं कि व्हेन द गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हम गैस को कैसे हीट करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या होता है, द प्रेशर ऑफ द गैस हैज टू इंक्रीज। भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर ऑफ द गैस तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो मैंने वही लिखा है कि व्हेन द गैस इज हीटेड, ठीक है, व्हेन द गैस इज हीटेड, तो व्हेन द गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, जब गैस को हीट करते हैं एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, द प्रेशर ऑफ द गैस हैज टू इंक्रीज as the gas is not allowed to expand. Therefore, in case of CV, whole heat is required for raising the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius, ठीक है। यानी जब भी हम किसी गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जो प्रेशर होता है ना गैस का वो इंक्रीज करने की कोशिश करता है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि एज द गैस इज नॉट अलाउड टू एक्सपैंड, therefore in case of CV whole heat is required for raising the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius, ठीक है। अब देखो, when gas is heated at a constant pressure, it expands. Thus, in case of CP, heat is required for the two process. है ना, दो process के लिए heat की requirement होती है। पहला, to increasing the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius, and दूसरा for increasing the volume of the gas against external pressure. That's why CP is always greater than CV. And एक relation है बेटा कि the ratio of the two heat capacity at a constant pressure and the constant volume CP by CV इज गिवन बाई गामा, और गामा की वैल्यू 1.4 होती है बेटा एयर के लिए, ठीक है। तो ये जो सीपी बाई सीवी की वैल्यू है ये 1.4 होती है, किसके लिए, 1.4 होती है एयर के लिए। सो दिस वैल्यू इज 1.4 फॉर द एयर, ठीक है। चलो, नाउ फॉर एनी, ये हम लोग को पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वैल्यू तो हमने लिखी ली। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, दैट इज एंट्रोपी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज दिस एंट्रोपी। सो इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच मेजर्स द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम। यानी ये डिफाइन करता है प्रॉपर्टी, कैसे प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम को जो मेजर करता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस को, है ना, व्हिच मेजर द डिग्री ऑफ रैंडमनेस इन द सिस्टम। नाउ इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, तो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। यानी चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा एस डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, जबकि पाथ फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जैसे हीट कैपेसिटी, हीट और वर्क, जो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से पाथ से कर रहे हो, है ना। यानी स्टेट फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ पाथ यू टेकन, एंड द पाथ फंक्शन टोटली डिपेंड अपॉन द पाथ कि कौन सा पाथ आपने सेलेक्ट किया है। नाउ इस तरीके से आप एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा एस ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा एस फाइनल माइनस डेल्टा एस इनिशियल, है ना। डेल्टा एस फाइनल में से डेल्टा एस इनिशियल को माइनस कर दो। चलो, नाउ यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी क्या है, तो यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी या जूल पर केल्विन पर मोल, यानी जो यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी होती है वो होती है जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये हम लोग का यूनिट हो जाएगा एंट्रोपी का। अब देखो बेटा, यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे बताओ सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसमें होगी, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। तो एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होना चाहिए आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी भी डेफिनेशन दी है कि एंट्रोपी जो होता है रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम होता है। तो सबसे ज्यादा रैंडमनेस इसमें कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, मैक्सिमम रैंडमनेस कहाँ देखने को मिल रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। ऑब्वियसली गैस में। सॉलिड में कहाँ रेंडमनेस है, वो तो एकदम अच्छे से रेगुलर अरेंज्ड है ना, गैस में। वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी गैस की सबसे ज्यादा होती है ना। यानी जिसमें रेंडमनेस जितनी ज्यादा होगी उसकी एंट्रोपी भी उतनी ज्यादा होगी, यानी सबसे ज्यादा गैस की है।
और सबसे कम सॉलिड की है, क्योंकि उसमें जितने भी एटम्स पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलरली अरेंज्ड है। तो एंट्रोपी डिपेंड करता है रैंडमनेस। ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंट्रोपी का जिसमें आइदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। देख जैसे कि अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल को एक लार्जर वॉल्यूम कंटेनर में रख दें, सो वील हैव अ हायर एंट्रोपी ऑब्वियसली। भाई कोई मॉलिक्यूल लिया उसको बहुत बड़े वॉल्यूम और कंटेनर में रख लिया, जितना वो है उसके 10 गुना 20 गुना बड़े कंटेनर में उसको रख दिया, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली इफ मॉलिक्यूल कैप्ट इन अ लार्ज वॉल्यूम कंटेनर दे हैव अ हायर एंट्रोपी, तो वहां पे एंट्रोपी हायर होगी ही होगी। उसी तरीके से ये देखो, decomposition of compound increase entropy while combination result to decrease in entropy। मान लो किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे मान लिया CaCO3 है, तो CaCO3 डिकम्पोज हो गया है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ने डिकम्पोज होके हमें दिया CaO+CO2। ठीक है, तो इस केस में इसकी एंट्रोपी क्या हो गई? भाई वो सॉलिड से गैस और सॉलिड में बदल गया, मतलब वो टूट गया, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी उस केस में? ऑब्वियसली बढ़ेगी, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि डिकम्पोजिशन करने पे एंट्रोपी कंपाउंड की बढ़ती है, लेकिन जब आप उसको कंबाइन करते हो, कॉम्बिनेशन करते हो, तो वहां पे एंट्रोपी घट जाती है। नाउ इन केस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट एलिमेंट, द वन विद अ हायर मास हैव अ ग्रेटर एंट्रोपी, दैट इज फॉर इनर्ट गैसेस, है ना। इन केस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एलिमेंट, द वन विद द हायर मास हैव अ ग्रेटर एंट्रोपी। ठीक है, यानी जिसके मास जितना ज्यादा है उसका एंट्रोपी उतना ज्यादा है। जैसे कि देखो, ये मैं इनर्ट गैसेस की बात करूं तो हीलियम से ज्यादा एंट्रोपी नियॉन की, नियॉन से ज्यादा आर्गन की, आर्गन से ज्यादा क्रिप्टन की, क्रिप्टन से ज्यादा जीनन की, और जीनन से ज्यादा भी रेंडनम की, है ना। तो इस तरीके से एंट्रोपी बढ़ रही है जैसे जैसे उसका मास भी बढ़ रहा है। नाउ द मॉलिक्यूल विद द मोर एटम ऑफ अ गिवन टाइप और विद द ग्रेटर नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड और अ ग्रेटर कैपेसिटी टू टेक अप एनर्जी मींस ग्रेटर थर्मल डिसऑर्डर दस हैव अ ग्रेटर एंट्रोपी। यानी ऐसे मॉलिक्यूल विद द जिनके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो गिवन टाइप, और भी से ग्रेटर नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड हो, या कह सकते हैं कि उनके पास ग्रेटर कैपेसिटी है टू टेक अप एनर्जी मींस ग्रेटर थर्मल डिसऑर्डर, तो उन सभी की सभी एंट्रोपी ज्यादा होगी इन केसेस में। जैसे मैंने बोला एसेटाइलिन है, इथाइलिन है और इथेन है, तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें दिख रहे हैं? ठीक है, तो गिवन टाइप और ग्रेटर द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जैसे इथेन में देखो, तो इथेन में सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको CH3 तीन हाइड्रोजन के साथ, तीन हाइड्रोजन के साथ टोटल 6 बॉन्ड दिख रहे हैं, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है। उसी तरीके से अगर आप इथाइलिन की बात करो, एसेटाइलिन की बात करो, तो एंट्रोपी घटती जाएगी। Right? चलो, अब वेपराइजेशन एंड फ्यूजन रिजल्ट टू एंट्रोपी इंक्रीज, यानी जो वेपराइजेशन और फ्यूजन होता है उससे एंट्रोपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वाइल क्रिस्टलाइजेशन रिजल्ट टू डिक्रीज इन एंट्रोपी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कोई भी पूछ सकता है कि जो वेपराइजेशन होता है, वेपराइजेशन एंड फ्यूजन, तो वेपराइजेशन एंड फ्यूजन रिजल्ट टू एंट्रोपी इंक्रीज। ठीक है, वाइल द क्रिस्टलाइजेशन रिजल्ट टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी, जबकि जो क्रिस्टलाइजेशन है वो एंट्रोपी को डिक्रीज कर रहा है। Now, at absolute zero, the entropy of all pure element and compound is zero because the kinetic energy of constituent atom is जीरो, है ना। यानी अगर मैं बोलूं एब्सोल्युटली जीरो पे, बिल्कुल जीरो केल्विन का टेम्परेचर है, एट एब्सोल्युटली जीरो, एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट एंड कंपाउंड इज जीरो बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम इज जीरो। Stretching of rubber band result in increase in entropy, while in case of boiling of egg एंट्रोपी डिक्रीजेस, याद रख लेना, है ना। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, अगर आप रबर बैंड लो उसको आप स्ट्रेच करो, तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द एंट्रोपी, while in case of bonding boiling of egg entropy decreases। एंट्रोपी इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, यानी एंट्रोपी को हमें किस तरीके से और जानते हैं कि ये मेजरमेंट है एक अनअवेलेबल एनर्जी का, यानी द एनर्जी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय द सिस्टम। ठीक है, तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, यानी एंट्रोपी को हम बोल सकते हैं अनअवेलेबल एनर्जी को मेजर करता है, यानी ऐसी एनर्जी विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ठीक है, जिसको वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है बाय द सिस्टम। अनअवेलेबल एनर्जी कैसे निकलेगी? द चेंज इन एंट्रोपी एट द टेम्परेचर एट विच द सिस्टम एब्जॉर्ब हीट
मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर एट विच द सिस्टम लूज हीट, है ना। यानी ये प्रोडक्ट है किस चीज का, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी एट अ टेम्परेचर एट विच द सिस्टम एब्सॉर्ब हीट मल्टीप्लाई बाई द टेम्परेचर एट विच द सिस्टम लॉसेस हीट। ठीक है। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रोपी, तो फटाफट देख लेते हैं। तो पहला, एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू भी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। नाउ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन। जो एंट्रोपी होता है सिस्टम का वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट वेरिएबल लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल। thus we can say that the change in entropy is given by, किस तरीके से गिवन फॉर्मूला होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस initial. So the change in entropy for the cyclic process is always zero because it is a state function, and for the cyclic process initial and final point both are same. So we can say that the change in entropy for a cyclic process is always zero. कितना होगा, जीरो ही होगा, ये याद रखना है। बताओ भाई, क्लियर है। साइक्लिक के लिए एंट्रोपी जीरो। ठीक है। अब देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंट्रोपी का। तो डेल्टा एस टोटल, है ना, डेल्टा एस टोटल, एक तो डेल्टा एस टोटल हो गया और डेल्टा एस पॉजिटिव, है ना। तो डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव, देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। यानी अगर आपकी एंट्रोपी कुछ इस तरीके से आती है बेटा, किस तरीके से आती है, अगर आपकी एंट्रोपी डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी और टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी, है ना, अगर पॉजिटिव आती है देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे प्रोसेस को, कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, याद रखना, स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज नेगेटिव, यानी डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव आता है, तो बोलेंगे द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये भी याद रखना है हम लोगों को। नाउ इफ डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स इज जीरो, ठीक है, अगर डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो हो गया देन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्या बोलेंगे, प्रोसेस कहाँ है, इक्विलिब्रियम में अचीव हो गया, देन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों चीजें बेटा बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस टोटल या यूनिवर्स नेगेटिव है देन द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो ही हो गया देन द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये तीन चीजें याद रखनी है कि कब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, कब इक्विलिब्रियम में होगा और कब स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। देखो नाउ एंट्रोपी चेंज इन द रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, कि क्या एंट्रोपी चेंज होती है इसकी रिवर्सिबल प्रोसेस में, राइट। सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या एंट्रोपी चेंज होती है इसकी, उसको आप देख सकते हो, राइट। देन देखो बेटा, दैट इज डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल है, क्यू बाई टी के इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि अगर मुझे एंट्रोपी का फॉर्मूला निकालना हो डेल्टा एस टोटल का, पहले तो डेल्टा एस का फॉर्मूला याद रखो आप सभी लोग कि डेल्टा एस इज नथिंग बट माइनस क्यू बाई टी। नाउ द टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द प्रोसेस इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। सो वी कैन से दैट डेल्टा एस टोटल जो होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है। सो व्हेन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज एडियाबेटिक, राइट, व्हेन द रिवर्सिबल प्रोसेस इज
एडियाबेटिक देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो भाई एडियाबेटिक प्रोसेस तो आप सबको ही पता है कि भाई वहां पे Q इज इक्वल टू जीरो होता है ना, Q इज इक्वल टू जीरो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर Q इज इक्वल टू जीरो है, राइट, सो अगर Q इज इक्वल टू जीरो है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा एस टोटल इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ, एक फॉर्मूला और याद रख लेना आप लोग, बस ज्यादा याद रख सकते हो तो, कि डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम, ये ऑलरेडी याद ही है आप लोगों को, कि माइनस क्यू अपॉन T1 सराउंडिंग का हो जाएगा Q प्लस T2। ठीक है, यानी इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये सारी कहानी हो गई बेटा हमारी एंट्रोपी के लेके। तो ये एंट्रोपी की सारी कहानी हो जाती है। यानी पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी शोज द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी पॉजिटिव है एंट्रोपी तो स्पॉन्टेनियस, और अगर नेगेटिव है तो क्या बताएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। When an isolated system is in equilibrium, the entropy is maximum. Now, the mathematical condition for delta S to be maximum is that change in entropy is zero. That is, delta S अगर जीरो है तो मैथमेटिकल कंडीशन है डेल्टा एस मैक्सिमम होने के लिए। ठीक है, यानी अगर Q जीरो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो फॉर द रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T is equal to zero. Hence, there will be no change in entropy. Such processes are called isentropic. क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक। ठीक है, जहां पे एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा। ये एक छोटे छोटे तीन फॉर्मूलेज हैं, इसको भी याद रख सकते हो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, कुछ नहीं है, Q अपॉन टी ही याद रखना है बस। बस ये मेल्टिंग का है, तो मेल्टिंग में क्या लिख लिया, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर कौन सा लिया है, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर लिया है, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर। तो ये डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टीएम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर। फिर हमारा टीएम आता है, तो टीएम हो गया हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, समझ गए होगे। तो क्योंकि एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग निकाल रहे, डेल्टा एस ऑफ मेल्टिंग, तो इस तरीके से निकाल सकते हो। उसी तरीके से बेटा अगर मुझे निकालना हो डेल्टा एस ऑफ सब्लिमेशन, क्या निकालना हो, सब्लिमेशन, या मुझे निकालना हो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन, देख लेते हैं पहले। तो वेपराइजेशन कैसे निकालोगे, डेल्टा एच ले लोगे वेपराइजेशन का अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। फिर सब्लिमेशन निकालना हो तो टेम्परेचर ले लोगे सब्लिमेशन का अपॉन डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फेज के लिए लिख सकते हैं कि भाई किस तरीके से सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, गैस से सॉलिड आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका और होता है हम लोगों का। समझ आया। डन। अच्छा, तो इस तरीके से बेटा हमारा ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, now when the gas changes from initial state 1 to final state 2, अगर गैस मेरा चेंज हो रहा है किसी इनिशियल स्टेट 1 से इनिशियल स्टेट 2, फाइनल स्टेट 2, तो वहां पे डेल्टा एस का ही फॉर्मूला आप याद रखोगे। डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी वी लॉग टी टू बाई टी वन प्लस 2.303 एन आर लॉग वी टू बाई वी वन। नाउ अगर टी और वी वेरिएबल्स है तब, अब ये देखो, अगर टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल है, जब टेम्परेचर वॉल्यूम बदल रहा है तब तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल्स हैं तो आप यूज करोगे 2.303 एनसीपी, ना सीबी नहीं करोगे, एनसीपी लॉग टी टू बाई टी वन प्लस 2.303 एनआर लॉग पी वन बाई पी टू। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अब इसी में आप चेंज करते जाओ। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट, यानी ये पूरी क्वांटिटी हो गई जीरो, तो क्या बचा सिर्फ एन आर लॉग, यानी 2.303 लिख सकते हो अगर लॉग में लिखना चाहो, एन आर लॉग वी टू बाई वी वन, तो ये फॉर्मूला बच गया। या फिर ये बच गया पी वन बाई पी टू, तो दिस इज फॉर आइसोथर्मल। ये एल एन और लॉग सेम है, अगर लॉग यूज करोगे तो 2.303 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एल एन कर रहे हो तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, है ना। नाउ फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, अब मैं आइसोबैरिक प्रोसेस बोल रहा हूँ, तो आइसोबैरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो भाई ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो क्या बचा, एनसीपी एल एन टी टू बाई टी वन, ये वाला बच गया बस। और सिमिलर आइसोकोरिक में वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो 2.303 एनसीबी, या फिर सीधा यूज कर लो एनसीबी एल एन टी टू बाई टी वन।
ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको पूरा यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा एंट्रोपी चेंज फॉर अ आइडियल गैस। डन। तो ये हो गया एंट्रोपी चेंज फॉर द आइडियल गैस एंड एंट्रोपी चेंज फॉर द अलग अलग प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलो तो एक दो क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट, ऑलमोस्ट हमने सब कर ही लिया है। तो एक एंट्रोपी पे ही क्वेश्चन है ये वाला, तो देखते हैं जल्दी से भाई किस तरीके से सॉल्व होगा। 2023 का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो। तो कहता है 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द एंट्रोपी चेंज एट द मेल्टिंग पॉइंट दिस, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो अभी अभी फॉर्मूला किया था अलग अलग प्रोसेस के लिए, तो बिल्कुल सिंपल है। क्या फॉर्मूला यूज किया था बेटा हमने, कि डेल्टा एस जो होता है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन वाला लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है, अपॉन टी मेल्टिंग, है ना, अपॉन टी मेल्टिंग, यानी टीएम। तो टी मेल्टिंग पे डिपेंड कर रहा है ना। आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 28.4 जूल पर केल्विन। ठीक है। और क्या दे रखा है आपको भाई, जूल पर केल्विन मोल। और आपको दे रखा है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, यानी 30.4 किलो जूल पर मोल। कितना दे रखा है, 30.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो ये भी दे रखा है आपको। तो ये वैल्यूज भी हो गई हमारी। नाउ हमें निकालना है टीएम, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट टीएम। तो क्या टीएम नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा भाई। निकालो टीएम। तो टीएम कम्स आउट टू बी 30.4 डिवाइडेड बाई 28.4। ठीक है। तो यहां से हम लोग का निकल जाएगा भाई टीएम की वैल्यू। तो बताओ भाई टीएम की वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे, एक वैल्यूज बताओ। तो टीएम की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी। अच्छा, इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, बिकॉज 30.4 किलो जूल में है। तो इसको भी जूल में कर दूं, तो जूल में करने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी जूल और नीचे वाला तो जूल में है ही। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वैल्यू विल गेट, 30.4। ठीक है। और डिवाइड किससे करना है भाई, तो डिवाइड करना है 28.4। तो बिल्कुल 1070, वो 10 की पावर 3 भी लगा दिया है मैंने कैलकुलेशन में, है ना। तो 1070.42, मतलब ऑलमोस्ट 1070, यानी जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, वो 1070 ये आ रहा है, 1070 केल्विन। ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर में यही वैल्यू हो गई 1070। तो ये हो गया। तो देखो बेटा कितना सही क्वेश्चन है, सीधा एंट्रोपी पे पूछा गया है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन पे। उसी तरीके से एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन होता तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट होता वहां पे। सब्लिमेशन होता तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सब्लिमेशन होता। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। समझ आया क्या सबको, एक बार बता दूं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को पहले ना हम लोग एक और करते हैं, बिकॉज ये दूसरे टॉपिक पे हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी वाला नहीं किया है ना। तो दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप इसको कवर करते हो, क्या बोला है भाई इसने, तो ये कह रहा है आपसे कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है 350 केल्विन पे, इज इन 2 लीटर वेसल ऑफ अ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स which are in contact with the surrounding. It undergo isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against a constant pressure of 4 atm. Now the change in entropy of the surrounding is, आपको बताना है कितना चेंज इन एंट्रोपी होगा सराउंडिंग के लिए। तो अभी अभी फॉर्मूला डराइव किया है बेटा, आपको ध्यान हो कि आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था। तो आइसोथर्मल के लिए वो T2 T1 वाला पार्ट कट जा रहा था, तो क्या आ रहा था, सिर्फ NR ln V2/V1। अभी अभी किया है वाला फॉर्मूला, है ना। नाउ अब देखो बेटा इसमें सारी वैल्यूज पुट करो। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल। आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू दे रखी है 8.314। एल एन का एल एन रहा V2/V1, तो कहाँ से कहाँ बोला है, 2 लीटर से 3 लीटर बोल रहा है ना। तो ये हो जाएगा 3/2। तो LN3 माइनस LN2 कर देंगे, आराम से वैल्यूज निकल जाएंगे। तो ये वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगे लगभग 3.37 जूल पर केल्विन। तो ये तो डेल्टा ऐसा आएगा, निकल जाएगा ना भाई। एलएन को सॉल्व करना आता है ना, LN3 माइनस LN2 लॉग बेस भी कर दोगे तो इसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है।
चलो, तो ये तो हमारा निकल जाएगा। नाउ सिंस द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एंड द टोटल एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स शुड बी जीरो फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू द नेगेटिव चेंज ऑफ द सिस्टम ऑफ एंट्रोपी। यानी बिल्कुल जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? माइनस डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम के इक्वल होगा। सराउंडिंग की एंट्रोपी माइनस ऑफ सिस्टम के इक्वल होगी। यानी ये हो जाएगा -3.37 जूल पर केल्विन। यानी सराउंडिंग की एंट्रोपी इतनी आ गई। सो अगर राउंड ऑफ करो तो 3 ही आएगा हमारा, है ना? तो नियरेस्ट इंटीजर में लिखना था, तो हम बोल सकते हैं 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 3 जूल पर केल्विन इज द करेक्ट आंसर। डन। चलो, अब मुझे बताओ इसमें से जल्दी से देख के फटाफट, टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, और एक्सटेंसिव वो होती है जो मास पे डिपेंड करती है। कल से ही पढ़ने ये सब चीजें। तो आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसमें से कौन कौन सी हैं। तो देखो, इंटेंसिव की बात हो रही है ना, तो मोल हो गया, मोलर मास हो गया, गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, ई नॉट सेल हो गया, मोलैरिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और वॉल्यूम। तो इसमें से बताना है बेटा इंटेंसिव कौन कौन है। तो सबसे पहले मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है बेटा? तो मोलैरिटी इज द मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन, है ना? कंसंट्रेशन को मेजर करता है, जो होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो इट डजंट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बट ओनली द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ डिपेंड करता है ऑन द रेशियो की अमाउंट ऑफ सॉलिड और उसका कितना है। ठीक है, तो बोल सकते हैं एक तो हमारा हो गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हो गया, दूसरा हो जाएगा ई नॉट सेल। तो ये जो ई नॉट सेल है ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है बेटा। नेक्स्ट हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। जब भी हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव था बट मोलर हीट कैपेसिटी में अपने मास से डिवाइड कर दिया, तो अब ये इंटेंसिव बन गया, तो मोलर हीट कैपेसिटी। और एक आ गया आपका मोलर मास, ठीक है। सो ये सभी के सभी हमारे क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, मोलैरिटी, ई नॉट सेल और मोलर मास। तो टोटल हमारे कितने हो गए? ये 4। तो हमारे पास टोटल ये 4 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज 4। तो 4 याद रखना है भाई आप सभी लोगों को। डन। चलो, अब इसमें से बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई कितने प्रोसेस हैं इसमें से एंडोथर्मिक, ये बताना है आपको। एंडोथर्मिक में बताया आपको हीट देनी होती है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब करता है। सो हियर आर द टाइप्स ऑफ गिवन रिएक्शन। तो कौन कौन सा है? पहला है I2 कन्वर्ट हो रहा है 2I में, यानी दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द डिसोसिएशन ऑफ I2 आयोडीन मॉलिक्यूल इनटू इंडिविजुअल आयोडीन एटम, है ना, यानी डिसोसिएट हो रहा है। दिस दस ये इसको एनर्जी चाहिए, तो कह सकते हैं दिस रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द आयोडीन एटम, सो इट इज ना एंडोथर्मिक। तो ये तो एंडोथर्मिक होगा, तो एक तो एंडोथर्मिक ये हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, HCl हमें टूट के दे रहा है H+Cl, यानी दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड सिमिलर टू द फर्स्ट रिएक्शन। तो इसको भी एनर्जी चाहिए, तो ये भी हमारा एंडोथर्मिक कहलाएगा। नाउ H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्या? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, है ना, when the liquid water is converted into water vapor. So evaporation is an endothermic process because it requires heat to break the hydrogen bond. तो भाई ये भी है। Now C+O2 form CO2. So this is a combustion and combustion is always exothermic. ये तो हीट निकालता है, ये तो हीट देता है ना। So combustion reaction is generally exothermic because they release energy in the form of heat and light. So this is not a endothermic process. तो ये तो नहीं है। अगला है डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये है भाई, बिकॉज द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज नोन टू बी एंडोथर्मिक। क्यों? बिकॉज द आयनिक बॉन्ड इन द अमोनियम क्लोराइड एंड द हाइड्रोजन
बॉन्ड्स इन द वाटर मस्ट बी ब्रोकन फॉर सॉल्ट टू डिसॉल्व। तो ये भी है, यानी टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी टोटल बेटा इसमें से 4 हो गए, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी एक सी डी को छोड़ के बाकी जितने भी है ना, सभी के सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है? तो ये है बेटा, तो आपको भी इसी तरीके के क्वेश्चंस कुछ हैं जो डिस्कस करने हैं, खुद ही सॉल्व करने हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसको रन करेंगे और आगे जो भी होगा शेड्यूल में उसको हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एंड देन वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे।